अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अपना तकरीबन हम कंप्लीट कर चुके थे। एक छोटा सा टॉपिक हमारा रहता है जिसको हम सबसे पहले कवर कर रहे होंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे चेक का, और इसकी जो है वो 3 टाइप्स क्रॉसिंग की वो देखेंगे। क्रॉसिंग क्या होता है ये सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चंस जो हैं वो अगर तो हुए तो देख लेंगे, वरना फिर इतने जितना पार्ट पड़ा है इसके क्वेश्चन जो हैं वो हम कल देख रहे होंगे। बाकी पार्ट कंप्लीट करने के बाद सबके इकट्ठे पास पेपर क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है उसमें इतनी ज़्यादा जो है वो स्नैरियो वाली चीज़ नहीं है कि क्वेश्चन उसका डिस्कस किया जाए। मैं आपको बता ज़रूर दूंगा, हर एक लाइन हर एक जो है वो पॉइंट पढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगा यहाँ से वो क्या पूछ सकता है, किस तरह से पूछ सकता है। अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो भी हम अपने साथ डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स हम इसकी लाजमी देख रहे होंगे। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमारा चैप्टर 14 का लास्ट पार्ट है। टाइप्स जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की कौन कौन सी होती हैं। कई टाइप्स इनके नामों से हम वाकिफ़ हैं और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में ज़रूर वाकिफ़ हैं, जैसे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एंड बियरर इंस्ट्रूमेंट। 3 तरीके से इसको जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। एक तरीका है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एंड बियरर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इसको भी हम देख चुके हैं, बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इसको भी हम देख चुके हैं। ऑफिशियली आज इसको हम देखेंगे। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, अभी तक इसकी जिक्र जो है वो हमारे चैप्टर में नहीं आया था। ये क्या होता है इसको भी हम आज तफसील से देख रहे होंगे। डिमांड इंस्ट्रूमेंट एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट, इसका हमें पता है क्या होता है, आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन शायद आप इसके नाम से वाकिफ़ ना हों। टाइम इंस्ट्रूमेंट के खास तौर पे, डिमांड इंस्ट्रूमेंट को तो फिर भी आप शायद वाकिफ़ होंगे, इसका मतलब आपको पता होगा। तो स्टार्ट करते हैं, लाइन से हम पढ़ते जाएंगे। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट होंगे और टाइम इंस्ट्रूमेंट पे इसको इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। सबसे पहले ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, आप लोगों को मैंने बताया था ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। इन दोनों में डिफरेंस भी हमने डिस्कस किया था कि जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है वो स्पेसिफिक नज़र आ रहा होता है कि इस बंदे को पे करना है, जितने राइट्स हैं वो इस आदमी से, इस स्पेसिफिक पर्सन से बिलोंग करते हैं, या उसको पे किया जाएगा या जिसको वो हुक्म देगा कि भाई इसको पे करो तो उसको पे करेंगे। मतलब राइट्स एक स्पेसिफिक बंदे से ही जो है वो बिलोंग कर रहे होते हैं। तो a promissory note, bill of exchange और check is payable to order if either of the following 2 conditions are fulfilled, which is expressed to be so payable। which is expressed to be so payable का मतलब है कि भाई वो है ही ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, उसमें लिखा हुआ है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, उसमें लिखा हुआ है, बस ये सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये है, इसकी आपने डिटेल में नहीं जाना, ना ही आपने इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है, ये सिंपल सी बात है। ये हर तकरीबन टाइप में हमें नजर आ रही होगी, विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल। इसका मतलब है कि भाई वो है ही, इसका मतलब तो वैसे ये बनता है कि वो है ही ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, वो है ही ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, यानी कि उसमें लिखा हुआ है कि वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा पॉइंट है विच इज एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल टू अ पार्टिकुलर पर्सन। ये मेन पॉइंट है कि भाई वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को जो पेएबल एक्सप्रेस जा रहा है, पेएबल एक पार्टिकुलर पर्सन को एक्सप्रेस किया जा रहा है। इसके हम आगे एग्जांपल भी देख लेते हैं, पहले भी हम देख चुके हैं। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक स्पेसिफिक पर्सन, जितने राइट्स हैं उस इंस्ट्रूमेंट के वो साफ नजर आ रहा होता है कि एक स्पेसिफिक पर्सन से बिलोंग करते हैं। एंड डज नॉट कंटेन वर्ड्स, और कोई भी वर्ड्स कंटेन नहीं करता। किस तरह के वर्ड्स, विच प्रोहिबिट ट्रांसफर और इंडिकेट एन इंटेंशन दैट इट शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल, कि भाई कोई इस तरह की इंटेंशन बीच में हो कि जिससे पता चल रहा हो ये ट्रांसफरेबल ही नहीं है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था, ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी पढ़ा था कि नहीं। तो अगर ट्रांसफरेबल ही नहीं हो तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, ऐसी बात है ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, इंस्ट्रूमेंट का मतलब था इन राइटिंग डॉक्यूमेंट शायद, और जो नेगोशिएशन था माफ कीजिएगा, उसकी डेफिनेशन भी हमने कल देखी थी नेगोशिएशन की, उसमें भी था कि ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी होता है, और अगर ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, वो ट्रांसफरेबल है ही नहीं, तो वैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। लेकिन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जो होगा उसमें वो किसी भी तरह से ट्रांसफरेबिलिटी को प्रोहिबिट
नहीं कर सकता, ट्रांसफरेबिलिटी नहीं रोक सकता। कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं होनी चाहिए जिससे पता चल रहा हो कि भाई ये तो ट्रांसफरेबल है ही नहीं, अब तो ये ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल भी हमने सेम यही देखी थी। इसका नोट है कि एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एन इंडोर्समेंट ऑन इट एंड देन इट्स डिलीवरी। ये तो हमें बात पता है कि भाई अगर कोई ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है जिस बंदे के नाम पे है वो उसको साइन करेगा। किस तरह से साइन करेगा? वो उसके पेपर पे भी साइन कर सकता है, उसकी फ्रंट पे बैक पे उस पर जगह नहीं बची, किसी स्पेसिफिक जो अलग पेपर है उसको उसके साथ अटैच करके, जिसको हम इलोंज या लोंग जो भी है वो कहते हैं, तो इस तरह से वो साइन करेगा। इसको हम इंडोर्समेंट का नाम देंगे। इस इंडोर्समेंट के थ्रू कोई भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, उसको ट्रांसफ़र बाय डिलीवरी हो सकता है इंडोर्समेंट के थ्रू। जिस बंदे के नाम पे वो इंस्ट्रूमेंट है वो अपना साइन करके किसी और बंदे के नाम पे उसको इंडोर्स कर दे, या उसे ब्लैक इंडोर्स करेगा, साइन नहीं करेगा तो फिर साइन कर देगा, किसी का नाम नहीं लिखेगा अगले बंदे का, तो वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। Following words on negotiable instrument are indicating that instrument is an order instrument। जो फॉलोइंग एग्जांपल्स हैं उनसे हम पता चल रहा है कि भाई ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। पहले देखें पे आजम, कि भाई आजम को पे करो, तो साफ पता चल रहा है कि स्पेसिफिक पर्सन को पे किया जा रहा है। नेक्स्ट में पे आजम और ऑर्डर, या आजम को पे करो या उसके हुक्म पे करो, तो यहाँ भी साफ पता चल रहा है राइट्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, आजम को। या आजम को पे करेगा या आजम जिसको हुक्म देगा उसको पे करेगा। पे आजम और बाबर, या आजम को पे करो या बाबर को पे करो, तो साफ पता चल रहा है कि ये दो स्पेसिफिक लोग हैं, राइट्स इनके जो है वो बिलोंग कर रहे हैं, जितने इंस्ट्रूमेंट के राइट्स हैं वो इन दोनों के पास हैं। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है बियरर इंस्ट्रूमेंट। इसकी भी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि भाई बेयर इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि जिस बंदे के पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा सारे हक उसके ही होंगे। जिस बंदे के हाथ में इंस्ट्रूमेंट होगा, जो बियर कर रहा होगा इंस्ट्रूमेंट, जो होल्डर होगा, सारे हक उसी के होंगे। अब प्रोमिसरी नोट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेएबल टू बियरर इफ आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस इज फुलफिल्ड एक्सप्रेस्ड टू बी सो पेएबल, कि भाई वो है ही बियरर इंस्ट्रूमेंट, उस पर लिखा हुआ वो बियरर इंस्ट्रूमेंट है, वो है ही बियरर इंस्ट्रूमेंट। या फिर लास्ट इंडोर्समेंट मस्ट बी एन इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। फॉर एग्जाम्पल ये जो था ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था, एक इंस्ट्रूमेंट। ऊपर जो एग्जाम्पल ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की दी हुई है बियरर इंस्ट्रूमेंट से ऊपर उस पर देख लें पे आजम। फॉर एग्जाम्पल था पे आजम और ऑर्डर। दूसरी एग्जाम्पल को हम पकड़ लेते हैं, फिर आजम को पे करना था या उसके ऑर्डर पे करना था, तो आजम ने उसको इंडोर्स कर दिया बाबर के नाम पे कि भाई बाबर को पे करो, तो ये बियरर इंस्ट्रूमेंट बन गया ना? बिल्कुल भी नहीं बना, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही रहा, क्योंकि उसने भी आगे बंदा स्पेसिफाई कर दिया, पर्सन स्पेसिफाई कर दिया। अब सारे राइट्स बाबर को बिलोंग कर रहे हैं। बाबर ने आगे इंडोर्स किया, अपने सिग्नेचर किए, लेकिन किसी का नाम नहीं लिखा, इसको हम इंडोर्समेंट इन ब्लैंक कहते हैं। किसी का नाम नहीं लिखा उसने, तो इसका मतलब ये होगा जिसको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हुआ सारे राइट्स उसके पास हैं। अब इंस्ट्रूमेंट बेयरर बन चुका है, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा सारे राइट्स उसी के पास होंगे। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम बेयरर इंस्ट्रूमेंट कह रहे होते हैं। इसका नोट ये है कि बेयरर इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी। बेयरर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का कोई इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है कि भाई वो सिर्फ डिलीवरी करी जाओ, सिर्फ डिलीवर किए जाओ, आप एक बंदे को दूसरे बंदे से देते जाओ बगैर किसी इंडोर्समेंट के, बगैर किसी सिग्नेचर के, तो बेयरर इंस्ट्रूमेंट जो है वो ट्रांसफर होता जाता है। ये तो पुरानी बातें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर इंडिकेटिंग दैट द इंस्ट्रूमेंट इज बियरर इंस्ट्रूमेंट। ये जो वर्ड्स हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं, इनसे पता चलता है कि ये बियरर इंस्ट्रूमेंट है। पहला देखें, पे आजम और बियरर, या आजम को पे करो या उसको पे करो जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है। तो इनडायरेक्टली वो यही कह रहा है कि भाई उसी को पे करो जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है। ऐसा ही है ना, अगर आजम को पे ना करेंगे, अगर आजम की जगह कोई और इंस्ट्रूमेंट लेके आ गया, तो क्या हम उसको ये कहेंगे भाई आपको पे नहीं किया जा सकता, आजम को बुला के लाओ, आजम को पे करेंगे? इसका ये मतलब हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है और बियरर, जिसका मतलब ये हो गया, जनरल हो गया कि भाई जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसको पे किया जाएगा। पे बियरर तो वैसे ही कि भाई जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा उसको पे किया जाएगा। पे टू बियरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, इसका भी वही मतलब निकलता है। ये थी दो टाइप्स पहली। उसके बाद नेक्स्ट दो टाइप्स, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है?
ये भी बड़ा आसान सा कंसेप्ट। देखिए यहाँ से आपको सिनेरियो नहीं आने वाला, ये सिर्फ आपसे डेफिनेशन ही वो पूछ सकता है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बता दें भाई, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है 2 नंबर का बता दें, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की कंडीशंस बता दें, बियर इंस्ट्रूमेंट बता दें, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बता दें। वो इस तरह डेफिनेशन से आपसे मोस्टली इधर से पूछ रहा होगा। अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक विच इज, ये बड़ा मजे का जो है वो कंसेप्ट है, मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान एंड आल्सो मेड पेएबल इन पाकिस्तान। ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, चाहे चेक है, या है वो प्रोमिसरी नोट है, ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो पाकिस्तान में बना और पेएबल कहाँ है, पाकिस्तान में, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। और या, ये और उर्दू वाला और नहीं है, ये अंग्रेजी वाला और है, ये या इनमें से एक भी कंडीशन मेट करती होगी ना तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी कंडीशन क्या है, मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान, के भाई पाकिस्तान में बना, अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान, किसी भी पर्सन को जो है वो बना जो पाकिस्तान में रहता है, यानी कि ड्रॉई भी पाकिस्तानी है और ड्रॉयर भी पाकिस्तानी है। आल्दो इट मे बी पेएबल इन अ फॉरेन कंट्री, पेई फॉरेन में भी हो सकता है, पेएबल ये फॉरेन में भी हो सकता है, बना पाकिस्तान में है, जिस बंदे ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टर है, वो भी पाकिस्तान में है, आल्दो पेएबल ये फ्यूचर में हो जो है वो फॉरेन कंट्री में हो सकता है। इन 2 पॉइंट्स से सबसे पहले हम कॉमन बात देखते हैं। कॉमन बात क्या है, मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मेड और ड्रॉ इन पाकिस्तान तो लाजमी है कि भाई वो बना हो पाकिस्तान में, और ड्रॉ किया गया हो पाकिस्तान में, ड्रॉयर ने उसको बनाया हो कहाँ पे, पाकिस्तान में। उसके बाद कोई भी पर्सन जो ड्रॉई है वो भी कहाँ हो, पाकिस्तान में। दोनों कंडीशन में ये बात बिल्कुल कॉमन है, ड्रॉई भी पाकिस्तान में। और दूसरी कंडीशन में नेक्स्ट जो है वो थोड़ी सी लचक पैदा कर देती है बात कि वो भाई पेएबल फॉरेन में हो सकता है, बाहर के मुल्क में, दुबई में, यूके में, इंग्लैंड में, कहीं पे भी, यूनाइटेड किंगडम में कहीं पे भी वो जो है वो पेएबल हो सकता है, कनाडा में पेएबल हो सकता है, पेई कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो बना हो पाकिस्तान में और ड्रॉई भी पाकिस्तान में रहता है, उसको हम इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो यहाँ से वो बिल्कुल आपसे डेफिनेशन ही पूछा होगा मोस्टली, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिनेरियो नहीं बना सकता, वो एमसीक्यूज के लिहाज से खास तौर पे यहाँ से सिनेरियो बना सकते हैं कि बताएं फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। एक सिनेरियो बनाएगा, उसमें वो कहेगा ये जो है पाकिस्तान में ड्रॉ हुआ, फिर वो ड्राई का जिक्र करेगा कि ड्राई जो है वो पहले दुबई में रहता था, उसके बाद वो सऊदीया चला गया, फिर वहाँ से हज उम्रा करके पाकिस्तान में आ गया, इस तरह की कंडीशन बता रहा होगा। जो है वो हमने क्या चीज़ देखनी है कि भाई जो इंस्ट्रूमेंट है वो पाकिस्तान में बना है और जो ड्राई है वो भी पाकिस्तान का रेजिडेंट है, वो भी पाकिस्तान में है, लेकिन पेएबल जो है वो बाहर हो सकता है। हमने इस कंडीशन को स्टिक कर जाना है, अपनी प्रोविजन हमने याद रखनी है, डेफिनेशन याद रखनी है, इसके हवाले से ही हमने इसका आंसर देना है। An inland instrument remains inland even if it has been endorsed in a foreign country। बहुत इंपॉर्टेंट बात MCQs के लिहाज से कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट जो है वो इनलैंड ही रहेगा चाहे इसको बाहर के मुल्क फॉरेन कंट्री में इंडोर्स किया गया है, फॉरेन कंट्री में इंडोर्स किया गया है। क्या बात कर रहा है ये, क्या बात कर रहा है, देखें एक इंस्ट्रूमेंट है वो ड्रॉ किया मिस्टर ए ने पाकिस्तान में, ड्रॉई जो था वो पाकिस्तान में रहता था, उसको पेश किया गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, वो एक्सेप्टर बन गया और मिस्टर सी को दे दिया, ए ड्रॉयर था, बी ड्रॉई था, मिस्टर सी था पेई। मिस्टर सी ने आगे ट्रांसफ़र किया मिस्टर डी को, मिस्टर डी ने आगे मिस्टर ई को ट्रांसफ़र कर दिया जो कि यूएई में रहते हैं, वो यूएई वाले ने उधर बैठ के यूएई में उसको इंडोर्स किया, इंडोर्स करके आगे ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसका ये मतलब नहीं हो गया, इंडोर्समेंट का ये मतलब थोड़ी होता है कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो नए तरीके से जो बन गया है या उसमें कोई अल्टरेशन हो गया, इस तरह की कोई बात नहीं है। इंडोर्समेंट सिर्फ एक डिलीवरी का प्रोसीजर है, इसका ये मतलब नहीं है कि जिस दिन इंडोर्स हुआ उस दिन को नया इंस्ट्रूमेंट मार्ज़े वजूद में आ गया, इंस्ट्रूमेंट वही वाला है। तो इस तरह से अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट बाहर के फॉरेन कंट्री में जो है वो इंडोर्स किया जा रहा है, वो रहेगा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ही, अगर वो पाकिस्तान में बना और उसकी एक्सेप्टेंस पाकिस्तानी बंदे ने की, ड्रॉई जो था वो भी पाकिस्तानी था, ड्रॉयर जो था वो भी पाकिस्तानी था।
प्रोमिसरी नोट, अब एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके। प्रोमिसरी नोट मेड इन मुल्तान एंड पेएबल इन पेशावर। मुल्तान या पेशावर जो है वो पाकिस्तान से बाहर है, बिल्कुल भी नहीं, पाकिस्तान में बना, पाकिस्तान में पेएबल है, तो ये क्या कंसिडर किया जाएगा, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। A bill of exchange drawn in Lahore on a person resident in सादिकाबाद, payable in सादिकाबाद और in दुबई। अब बात को समझें, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कहाँ पे हुआ, लाहौर में, ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन सादिकाबाद, पाकिस्तान का शहरी है, सादिकाबाद पाकिस्तान नहीं है ना, तो जो पर्सन है ड्रॉई है वो भी पाकिस्तान का शहरी है। पेएबल इन सादिकाबाद और इन दुबई। अब पेएबल चाहे दुबई में भी हो तब भी हम उसको इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, कि हमारा दूसरा पॉइंट का लास्ट फ्रेज है कि ऑल्दो इट मे बी पेएबल इन अ फॉरेन कंट्री, ये हमें लॉ ने बता दिया, तो इसको भी हम वैलिड इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ इन सक्खर ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन टोबा टैक्सिंग ऑल्दो इट मे बी पेएबल इन अफगानिस्तान। तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रा सक्खर में हुआ जो कि पाकिस्तान में है, एक पर्सन के नाम पे जो टोबा टैक्सिंग में रहता है, टोबा टैक्सिंग भी पाकिस्तान का एक शहर है, ऑल्दो इट मे बी पेएबल इन अफगानिस्तान, ये पेएबल अफगानिस्तान की जगह दुबई सऊदीया कहीं भी हो सकता है, लेकिन जब ड्रॉई और ड्रायर पाकिस्तानी हैं तो इसको हम इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कंसीडर करेंगे। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के उल्ट है, हर वो इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड नहीं है वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट इनलैंड इनलैंड इज अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड नहीं है उसको हम फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कंसीडर करेंगे। तो पहला जो बात हर किसी के जहन में आती है वो यही है कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट बना ही पाकिस्तान से बाहर है, इंस्ट्रूमेंट बना ही पाकिस्तान से बाहर है, तो इसको फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। और एक और भी बात जहन में आ सकती है कि भाई बना पाकिस्तान में है लेकिन इसका ड्रॉई पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में ये बात पढ़ी थी, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में ड्रॉई जो है वो पाकिस्तानी होता है, तो अगर ड्रॉई पाकिस्तानी नहीं होगा, ड्रॉई भी कहीं जो है फॉरेन में बैठा हुआ है, फॉरेन रेजिडेंट है, तो फिर वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा, वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बन गया। इसकी कंडीशन देखते हैं। प्रोनोट मेड इन पाकिस्तान मेड अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन ईरान बट पेएबल इन म्यांमार। प्रोनोट प्रोमिसरी नोट यानी कि पाकिस्तान में बना, अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन ईरान, ड्राई किधर है, ईरान में है, तो ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा। और जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन यूके। अब ये इतनी लाइन पढ़ने के बाद आगे जरूरत ही नहीं पढ़ने की, भाई ड्रॉ ही यूके में हुआ, हमारी तो पहली कंडीशन ही ये थी, मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के लिए। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट तो ये है नहीं, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। अब देखिए ये ना सोचना शुरू कर देना कि भाई ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्यों होगा, ये बियरर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, आउटर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, वो अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन है, ये अलग तरीके से क्लासिफिकेशन है। जितनी हम 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो अब एक दूसरे से जुदा जुदा हैं, तो इन सबको आपस में आपने मिक्स करना नहीं शुरू कर देना। अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन यूके, इसमें भी वही बात कर रहा है कि भाई ड्रॉ ही यूके में हो गए तो हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो है ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, तो ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा। अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन पाकिस्तान ऑन अ पर्सन रेजिडिंग इन यूके, यहाँ पे क्या हो गया, फिर पहली एग्जाम्पल वाली उसने बात कर दी, ड्रॉई किधर है, ड्रॉई कहाँ पे है, यूके में, यानी पाकिस्तान से बाहर है, तो ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कंसीडर किया जाएगा। अब बात करते हैं डिमांड इंस्ट्रूमेंट की। कई बार हम इसका लफ्ज़ भी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन कंप्लीटली हमने इसको डिस्कस नहीं किया। देखिए डिमांड इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं होता, जिस इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि भाई जब भी ये इंस्ट्रूमेंट डिमांड किया जाए तब पे कर दो, जब भी डिमांड किया जाए तब पे कर दो, जब भी डिमांड किया जाए तब पे कर दो। जिस तरह चेक है, अगर चेक पेएबल ऑन डिमांड होता है,
चेक जब भी आप बैंकर के पास लेके जाएंगे, बैंक में लेके जाएंगे, आप जुमे को ले जाते हैं, आप जो है वो मंडे को ले जाते हैं, आप आराम से जो है वो चेक को अपने को लेके जाएंगे बैंक में और उससे कहेंगे कि भाई कैश कर दो, वो फ्राइडे को भी कैश कर देगा, जो है वो मंडे को भी कैश कर देगा, अगर उस पर किसी किस्म की कोई डेट नहीं लिखी हुई। आप इसकी एग्जांपल ना लें, आप एग्जांपल ले लें प्रोमिसरी नोट की, कि प्रोमिसरी नोट पेएबल ऑन डिमांड है, कि जब जो है इसको मांगा जाए तब ही इसकी पेमेंट कर दी जाए। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट पेएबल और डिमांड कहलाता है। पेएबल ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी कभी भी पेमेंट हो रही होती है, उसके लिए कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं होता डिमांड इंस्ट्रूमेंट के लिए। इसकी हम पढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड मीन्स द इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मैंशनड। अ चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। जो चेक है वो हमेशा पेएबल ऑन डिमांड होता है, कि जब भी आप जाके बैंक में डिमांड करो वो आपको उसकी अमाउंट दे रहे होते हैं। चेक हमेशा पेएबल ऑन डिमांड होता है। अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेएबल ऑन डिमांड वेयर इट इज एक्सप्रेस टू बी सो। इट इज एक्सप्रेस टू बी सो का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि भाई ये है ही पेएबल ऑन डिमांड। इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल एट साइट और प्रेजेंटमेंट और डिमांड। ये तीन वर्ड्स आ जाए ना, इनको आपने ज़हन में रख लेना है, इसका मतलब डिमांड ही होता है। इन तीन वर्ड्स का मतलब होता है डिमांड। एट साइट का मतलब भी डिमांड है, प्रेजेंटमेंट का मतलब भी डिमांड है, और ऑन डिमांड का मतलब तो है ही डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब तो है ही डिमांड। मतलब अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को पेएबल एट साइट का दर्जा दिया गया है तो उसका मतलब है पेएबल ऑन डिमांड है। जब बंदा जो है वो डिमांड करेगा पेमेंट, उस वक्त उसको डिमांड कर दी जाएगी। कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं है कि आपने मंडे को आके डिमांड कर रही है, आपने जो है वो ट्यूसडे को पेमेंट मांगनी है, आपने वेडनेसडे को पेमेंट मांगनी है। कब कोई भी टाइम जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया। पेएबल ऑन डिमांड इसको रखा गया इंस्ट्रूमेंट को। तो इस पेएबल ऑन डिमांड करने के लिए तीन वर्ड्स का यूज़ किया जा सकता है, पेएबल एट साइट, पेएबल एट प्रेजेंटमेंट और ऑन पेएबल ऑन डिमांड। ये तीन वर्ड्स यूज किए जाएंगे तो आप फौरन समझ जाइएगा ये पेएबल ऑन डिमांड है। नो टाइम फॉर पेमेंट इन स्पेसिफाई, ये तो हमें पता है कि भाई कोई टाइम जो है वो स्पेसिफाई नहीं होता। द बिल और नोट एक्सेप्टेड और इंडोर्स्ड आफ्टर इट इज ओवरड्यू एज रिगार्ड टू पर्सन एक्सेप्टिंग और इंडोर्सिंग इट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें क्या बताना चाह रहा है, वो कहता है एक बिल था हमारे पास, उसका मैच्योरिटी पीरियड था कोई, कि मैच्योरिटी पीरियड मतलब अब तक इसको जो है वो प्रेजेंट कर देना चाहिए पेमेंट के लिए, उसके बाद उसकी डेट गुजर जाएगी। मैच्योरिटी डेट आ गई, वो गुजर गई, अब उसकी हैसियत बिल की जो भी हमारे पास था उसकी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। मैच्योरिटी पीरियड भी गुजर गया, जो उसका टाइम था जितना भी वो सारा गुजर चुका है पेमेंट का। अब क्या हुआ, किसी ने फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा चल यार तुम पे मुझे तरस आ रहा है, तुमने ये मुझसे सामान लेके जाना है, हालांकि ये जो है ये प्रोमिसरी नोट या ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये ओवरड्यू है, लेकिन मैं फिर भी आपसे इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इंडोर्स कर दो। उसको इंडोर्स कर दिया या उसने खुद उसको इंडोर्स करके आगे ट्रांसफ़र कर दिया, किसी भी तरह से उसको एक्सेप्ट कर लिया। देखें अब जो उस पर पहले टाइम लिखा हुआ था, 3 माह का फर्ज करे टाइम लिखा हुआ था, वो तो गुजर चुका है, वो तो गुजर चुका है ना, तभी तो वो मैच्योर हुआ है। जितना टाइम था पेमेंट का, 3 माह बाद मैं पे कर दूंगा, 3 माह गुजर चुके हैं, किसी ने उसकी पेमेंट क्लेम नहीं की, मैच्योरिटी पीरियड उसका गुजर चुका है, अब उसकी कोई डेट नहीं है, अब उसकी कोई डेट नहीं है, तो अब उसको पेएबल ऑन डिमांड ही कंसीडर किया जा रहा होगा। अब उसको पेएबल ऑन डिमांड ही कंसीडर किया जा रहा होगा। फॉर एग्जांपल एक और केस देख लेते हैं हम कि भाई जो है मिस्टर सी के पास था एक बिल ऑफ एक्सचेंज, और पेमेंट किसने करनी थी, मिस्टर बी ने करनी थी। उसकी मैच्योरिटी डेट गुजर चुकी है, वो ओवरड्यू हो चुका है। अब मिस्टर बी जो है वो गया मिस्टर सी के पास, बड़ा जी उससे जो है वो मिस्टर सी को तरस आया। मिस्टर सी ने कहा चलो आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो तो मैं आपको इंडोर्स कर देता हूँ इस बिल को, इसकी डेट भी वगैरह इसको ना इंडोर्स करके मैं इससे एक्सेप्टेबल कर लेता हूँ कि आप अब भी ले आओगे ना तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। मिस्टर ए ने बी ने जाके उसे आगे ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसके ऊपर कोई डेट नहीं है, उसकी जो डेट थी, उसका जो मैच्योरिटी पीरियड था वो गुजर चुका है, वो गुजर चुका है, तो अब इसको डिमांड इंस्ट्रूमेंट ही कंसीडर किया जा रहा होगा।
इन सिंपल डिमांड इंस्ट्रूमेंट इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसपे कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं है। उसकी फिर पेमेंट कब की जाएगी कि भाई कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं है, तो जब भी पेमेंट डिमांड की जाएगी वो पेमेंट कर दी जाएगी, लेकिन एक रीजनेबल टाइम के अंदर। पहले तो ये रीजनेबल टाइम वाली बात भी हुआ करती थी आपका, जब वो मैच्योरिटी वाला टॉपिक होता था। बहुत सी बातें मुझे आपसे छुपानी पड़ती हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ज़्यादा आप लोगों पे बोझ नहीं डालना चाहता। जो सिर्फ आपके सिलेबस में हमने वही करना है, हमें पेपर जो है वो क्लियर करने से मतलब है। तो ये है डिमांड इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से भी वो आपसे डेफिनेशन ही इसकी पूछ सकता है। नेक्स्ट जो है वो एक नोट है कि भाई एट साइट एंड प्रेजेंट मीन ऑन डिमांड, ये हम अभी देख चुके हैं। एन इंस्ट्रूमेंट ऑन डिमांड इज पेएबल इमीडिएटली, जैसे ही वो डिमांड करेगा उसी वक्त पे कर दिया जाएगा, इमीडिएटली पे किया जाएगा। जैसे बैंक में जाते हैं आप, चेक लेके जाते हैं, वो आपसे एक फॉर्म फिल करवाते हैं, जो सिग्नेचर वगैरह करवाते हैं और फ़ौरन वहाँ पे आपको पेमेंट कर देते हैं। Amjad drawn a bill on Sajid and no time of payment was specified in it. अमजद ने ड्रॉ किया बिल साजिद के लिए, लेकिन इसमें कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं था, तो इसका मतलब है ये पेएबल ऑन डिमांड है। ऑन डिमांड साजिद हैज़ टू मेक पेमेंट इमीडिएटली। साजिद ड्रॉई है, तो जैसे ही उससे कोई पेमेंट डिमांड करेगा साजिद को फ़ौरन वो पेमेंट करनी होगी। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल थी। टाइम इंस्ट्रूमेंट डिमांड इंस्ट्रूमेंट के बिल्कुल उल्टा है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट में कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं था, इसमें टाइम स्पेसिफाई होता है, बस बात खत्म। एन इंस्ट्रूमेंट पेएबल आफ्टर अ फिक्स टाइम और ऑन अ स्पेसिफाइड डेट इज कॉल्ड अ टाइम इंस्ट्रूमेंट। अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज a time instrument when it is expressed to be so payable। जब भाई वो इस तरह से पेएबल हो, उनमें किसी कोई टाइम लिखा हुआ हो, तब उसको हम ऑब्वियसली टाइम इंस्ट्रूमेंट ही जो है वो कंसीडर करेंगे। सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट को, चेक की बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? अभी हमने चेक वाला टॉपिक शुरू करना है, उसके इंट्रोडक्शन में आपको ये बात समझ आ जाएगी कि भाई जहाँ जहाँ पे उसने चेक की बात नहीं की, या उसने कहा कि भाई चेक जो है वो पेएबल ऑन डिमांड होता है, पीछे डिमांड इंस्ट्रूमेंट में कहा कि चेक ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड होता है। ये सारी बातें हम आज इंट्रोडक्शन जो है वो चेक का डिस्कस करेंगे, आपको ये सब समझ आ जाएगा। फिलहाल टाइम इंस्ट्रूमेंट को हम देख लें। अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड टू बी सो पेएबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, चाहे वो एक स्पेसिफाइड पीरियड पे हो, यानी 3 मंथ आफ्टर द डे, ऑन अ स्पेसिफाइड डे हो कि भाई कब पे किया जाएगा, ये पे किया जाएगा मंगल के दिन 5 अक्टूबर को। ठीक है, इस तरह कोई स्पेसिफाइड डे भी हो सकता है। सर्टेन डेट आफ्टर साइट भी हो सकती है कि भाई जिस दिन मैं आपको इस शहर में देखूंगा उसके 10 दिन बाद आपको ये मुझे पे करना पड़ेगा। इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है, ऑल्दो देखने को बहुत कम मिल रही होती हैं, लेकिन हो ज़रूर सकती है। ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट विच इज़ सर्टेन टू हैपन, इस तरह का कोई इवेंट भी हो सकता है जो होना ही है, टाइम नहीं पता कब होना है लेकिन होना है। जैसे डेथ वगैरह का जो इशू होता है, डेथ होनी ही होनी है लेकिन पता नहीं कब होनी है। तो अगर डेथ का जिक्र भी कर दे कि भाई इस फलां बंदे की मौत के 7 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा या फलां बंदे के मरने पे पेमेंट कर दूंगा, तब भी हम इसको टाइम इंस्ट्रूमेंट कंसीडर करेंगे। सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सी ये डेफिनेशंस आपसे पूछी जाएंगी। देयर कैन बी अ टाइम बिल, time note but not a time check because the check cannot be expressed to be payable otherwise than on demand। ये बात भी आपको समझा देता हूँ मैं जब हम चेक स्टार्ट करते हैं। Adil signed a bill of exchange with following words: 3 months after date pay to Raheel or order the sum of rupees 10,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीट। यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है 3 माह उसने टाइम का जिक्र कर दिया है, तो ये एक टाइम इंस्ट्रूमेंट है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 14। अब हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम लेके चैप्टर नंबर 15 अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 15 जो है वो हमारा चेक के नाम से है। चैप्टर नंबर 15 हमारा चेक के नाम से है। मोस्टली आप लोगों की चेक से जो है वो वाकफियत होगी। चेक क्या होता है आप लोगों ने कम से कम उसको देखा हुआ ज़रूर होगा, या देखा नहीं तो सुना होगा। आपको चेक के बारे में थोड़ा बहुत पता ज़रूर होगा। इसकी हम ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं। चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक इज़ अ
बिल ऑफ एक्सचेंज, सारी बातें अब बिल ऑफ एक्सचेंज वाली जहन में लाएं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या था? 3 पार्टीज थी, ड्रॉई था, पेई था। उसमें क्या हो रहा था? एग्जाम्पल जहन में लाए। एग्जाम्पल, मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी के पास आया, उसने उससे सामान खरीदा, मिस्टर बी ने उसको सामान दे दिया। पैसे देने के बजाय मिस्टर बी ने एक जो है वो पेपर पकड़ा, एक पेन पकड़ा, उस पर लिखना शुरू किया। मैं जो है वो मिस्टर सी को हुक्म देता हूँ कि आप क्या करें, मिस्टर सी जो बी है उसको, जो मैंने आपसे पैसे लेने हैं वो मिस्टर बी को पे करें या मिस्टर बी के ऑर्डर पे करें। 3 माह बाद, 4 माह बाद, आज ही पे करें, जब मर्जी वो डेट टाइम स्पेसिफाई कर देगा। और फिर वो एक्सेप्टेंस के लिए ड्रॉई के पास जाएगा, मिस्टर सी के पास जाएगा, मिस्टर सी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। वो सिनेरियो अपने जहन में लाएं। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। लेकिन अगर चेक बिल ऑफ एक्सचेंज होता तो भाई हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है अलहदा से? बिल ऑफ एक्सचेंज की एग्जाम्पल में चेक डाल देते। अब डिफरेंस की बात करते हैं। अब जो बिल ऑफ एक्सचेंज की मैंने बात की, अब मिस्टर सी इसमें ड्रॉई है, तो अगर मिस्टर सी की जगह, मिस्टर सी ड्रॉई की जगह कोई बैंक आ जाए, अलाइड बैंक, मिजान बैंक, पंजाब बैंक, स्टेट बैंक, नेशनल बैंक, जो भी बैंक है, कोई बैंक आ जाए तो हम इसको चेक कह देंगे, हम इसको चेक कह देंगे। यही डिफरेंस है चेक में और बिल ऑफ एक्सचेंज में। बात खत्म। इतनी सी बात आप लोगों को समझ आ गई तो आपको चेक का पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा आज ही इसकी डेफिनेशन में। क्या बात है? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नोट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। इसकी तो हम बात कर लेते हैं, अदरवाइज देन ऑन डिमांड। पहले ये देखें, ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, इसका मतलब है हमेशा ड्रॉई कौन होगा चेक के केस में? बैंकर होगा। चेक के केस में ड्रॉई कौन होता है? जिसने पेमेंट करनी होती है, जिसने पैसे देने होते हैं। बैंक के चेक के केस में ड्रॉई कौन होगा? हमेशा बैंकर होगा। और ये जो चेक है ये हमेशा पेएबल ऑन डिमांड होगा, पेएबल ऑन डिमांड होगा। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि भाई टाइम लिखते हैं, टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, ये हमेशा पेएबल ऑन डिमांड होगा। बस ये बात है टोटल चेक में। पूरे चेक के चैप्टर में सिर्फ यही बात है। चेक की जो डेफिनेशन है, यही चीज पूरे जो है हमने चेक के चैप्टर में देख रहे होने। दोबारा देखें, चेक क्या होता है जी? चेक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसमें ड्रॉई एक बैंकर होता है, एक बैंक होता है। बस ड्रॉई एक बैंक होता है और ये कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। इसमें आप टाइम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। आप चेक देखें ना, चेक देखें तो उसमें जो सब कुछ चेक का है आपसे वो चेक बनवाएगा भी नहीं। एग्जामिनर आपसे प्रोमिसरी नोट बनवा रहा होता है, एग्जामिनर आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज बनवा रहा होता है, एग्जामिनर आपसे चेक नहीं बनवाएगा। कभी कोई इंसान चेक नहीं बनाता, चेक बैंक से बनाया आता है, आपने साइन करके अमाउंट फिल करके उसको भेजना होता है। तो एग्जामिनर भी आपसे चेक बनवा नहीं रहा होगा, चेक बनवा नहीं रहा होगा। तो इसी वजह से जब चेक उन्होंने बैंक ने बना के भेजा होता है तो टाइम वगैरह भी हम उस पर नहीं लिख रहे होते। ये बैंक ने ही पीरियड स्पेसिफाई किया होता है, उसका मेच्योरिटी पीरियड ऑलमोस्ट मेरा ख्याल 3 मंथ्स का होता है। पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था, अब आपके सिलेबस में नहीं होता। अगर सिलेबस में ये बात हुई, चेक के चैप्टर में आ गए तो मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा, वरना एक्स्ट्रा बातें डिस्कस करने का हमारा जो है वो बिल्कुल मकसद नहीं है। सिलेबस कवर करने का हमारा मकसद है। तो ये जो है वो पेएबल ऑन डिमांड होता है, कभी भी कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। तो यही जो है वो चेक होता है। The analysis of above definition reveals that the check is a bill of exchange but is different in the following 2 characteristics। कहता है चेक जो है वो सारा का सारा बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, सिवाय 2 कैरेक्टरिस्टिक के चेक में ड्रॉई बैंकर होगा और पेएबल ऑन डिमांड होगा, हमेशा टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। पार्टीज कौन सी होंगी? जो सर बिल ऑफ एक्सचेंज में थी, क्योंकि ये तो बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, बिल्कुल सही। बिल ऑफ एक्सचेंज वाली ही जो है वो पार्टीज होंगी। उसमें ड्रॉयर था, कौन था ड्रॉयर? जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा होता है। उसमें पेई था, जिसको पैसे देने होते हैं, जो हकदार होता है पैसों का।
और तीसरा था उसमें ड्रॉई, जो बंदा पैसे दे रहा होता है। यहाँ पे सिर्फ ड्रॉई डिफरेंस है। ड्रॉई कैसे डिफरेंस है? इट इज अ बैंकर हु इज ऑर्डर टू पे द अमाउंट ऑफ चेक, कि चेक के केस में हमेशा जिसको हुक्म दिया गया होता है पैसे देने का वो बैंकर होता है। कभी आपने चेक लेके किराने की दुकान पे गए हो कि भाई पैसे दे दो, कभी चेक लेके किसी बंदे के पास गए हो कि भाई पैसे दे दो? चेक लेके हमेशा बैंक में ही जाया जाता है। क्यों? क्योंकि ड्रॉई हमेशा एक बैंक ही होता है, ये रूल है, ये हमारा लॉ है। यहाँ पे उसने एक बैंकर की डेफिनेशन दे के हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट करने की कोशिश की है। पेपर में तो नहीं आ सकती, लेकिन अगर आ चुकी है आपके सिलेबस में तो हमें ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। बैंकर क्या होता है? बैंकर मीन्स अ पर्सन ट्रांजैक्टिंग द बिजनेसेस ऑफ एक्सेप्टिंग। बैंकर एक ऐसा इंसान है, वो कारोबार कर रहा है। कौन सा कारोबार? ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करने का, पैसों की ट्रांजैक्शन जो है वो एक्सेप्ट करने का कारोबार कर रहा है। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं कंटिन्यूसली, और यही बैंकर का बिजनेस है। क्यों कर रहा है वो ये कारोबार? फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। उसके पास जो पैसा आता है वो लोगों को उधार देता है, उससे इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए वो ये कारोबार कर रहा है। और डिपॉजिट्स ऑफ द मनी फ्रॉम द पब्लिक, और वो पब्लिक से पैसे डिपॉजिट ले रहा होता है। आप जाके बैंक में अपने पैसे रखवा रहे होते हैं, और वो जब आप बैंक में पैसे रखवाते हैं वो उसके थोड़ी हो जाते हैं, रीपेएबल ऑन डिमांड। रीपेएबल ऑन डिमांड होते हैं। आप एटीएम मशीन में जाएं, अपना एटीएम कार्ड लेके उसमें कार्ड डालें, अमाउंट एंटर करें, आपको वो पैसे दे रहा होता है। जैसे ये इसका मतलब है आपको पेएबल ऑन डिमांड, जो आपको डिमांड पे वो पैसा मिल रहा है जो आपने बैंकर को दिया हुआ है। एंड विड्रॉल बाय चेक, अगर आप एटीएम नहीं यूज कर रहे हैं, आप चेक लिखते हैं, अपने साइन करते हैं, जाके बैंकर को देते हैं, बैंकर उसमें से पैसे विड्रॉ करके दे देता है। ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज एंड इंक्लूड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जो है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है इसका कंसेप्ट, बस आपने इतना याद रख लेना कि भाई ये जो है ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी जिसमें इसमें इंक्लूड होता है। इस पर हमें इतनी ज़्यादा जो है वो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से वो हम पूछने के चांस 0.0001% है, लेकिन फिर भी जितना मैंने आपको बता दिया है, समझ आप लोगों को आ गई होगी। इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा जहन में बैठ जाए कि अगर वो खुदा ना खास्ता पूछ भी ले तो हमें आता हो। बल्कि यार ये आसान सी तो डेफिनेशन है, इसको याद कर ही लीजिएगा, कुछ ना ही छोड़ें। हम गुंजाइश जो है कोशिश करें कि ना ही छोड़ें एग्जामिनर के पास किसी भी चीज़ की। ये देखें आपको स्पेसिफिक जो है वो यूज शो हो रहा है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया होता, मतलब सॉरी बनाया तो इंसानों नहीं है, आम लोगों ने नहीं बनाया होता। ये बैंक ने ही अपना, हर बैंक ने अपनी चेकबुक बना के रखी होती है, कस्टमर्स को वो दे जा रहे होते हैं, जिन्होंने अकाउंट्स खुलवाए होते हैं उनके बैंक में, उन्हें वो चेकबुक्स दे रहे होते हैं। इस तरह की चेकबुक होती है। लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे जो है वो बैंक का नाम आ रहा है, उसका एड्रेस आ रहा है, उसके बाद राइट पे आ रहा है जी डेट वगैरह आ रही है, चेक नंबर आ रहा है। उसके बाद पे के आगे जो है वो पेई का नाम आ रहा है। किसका नाम आ रहा है? पेई का, जिसको पैसे पे कर रहे हैं। और बियरर, ये हमेशा पेएबल ऑन डिमांड होगा, हमेशा से पेएबल ऑन डिमांड होगा, इसलिए और बियरर लिखा हुआ होता है, उसके नीचे रुपीज़ आ रहा होता है, उसके नीचे जो है वो अकाउंट नंबर आ रहा होता है, फिर टाइटल ऑफ अकाउंट आ रहा होता है। इधर ही राइट साइड पे कहीं सिग्नेचर वाला ऑप्शन भी होता है, वो यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से शो नहीं किया उन्होंने। तो ये इस तरह का एक चेक होता है। टेंशन वाले बनवाएगा नहीं आपसे, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए। एसेंशियल्स क्या है चेक के? सर आपने तो कहा था चेक जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो बिल्कुल मैंने ये बात कही थी, और बिल ऑफ एक्सचेंज वाले एसेंशियल ही चेक के एसेंशियल हैं। इट मस्ट बी इन राइटिंग, देयर मस्ट बी एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे एंड नोट रिक्वेस्ट टू पे। ऑर्डर होना चाहिए, रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। इट मस्ट बी साइंड बाय ड्रॉयर। उधर क्या था, पेई के भी साइन चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे बैंक जो है चेकबुक की बैंक ने दी हुई है, सारा काम भी बैंक कर रहा है, तो बैंक के अथेंटिकेशन की हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ड्रॉयर के साइन ही काफ़ी होते हैं। पेई के ड्रॉई के यहाँ पे साइन की जरूरत नहीं होती। 3 पार्टीज, जी बिल्कुल 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई। द ऑर्डर मस्ट बी टू पे अ सर्टेन अमाउंट, अमाउंट सर्टेन होनी चाहिए। ये हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का एसेंशियल देखा था, इसका भी ये एसेंशियल है। द ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी ओनली, कि भाई लीगल टेंडर होना चाहिए, ये लीगल टेंडर वाली बात कर रहे हैं। यही एसेंशियल हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में देखा था, बल्कि यही एसेंशियल हमने प्रोमोजरी नोट में भी देखा था। ये तो तीनों का ही सेम है। इट मस्ट ऑलवेज बी ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर। अब ये
ये डिफरेंस बात कर रहा है कि ये हमेशा ड्रॉई स्पेसिफाइड बैंकर होगा। ड्रॉई हमेशा कौन होगा? बैंकर होगा। और ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड होगा। ये टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, हमेशा पेएबल टू डिमांड होगा कि जब भी डिमांड की जाएगी पेमेंट तब ही बैंकर को पेमेंट देनी पड़ेगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अदील ड्रॉज अ बियरर चेक ऑन 1 जुलाई 2020। इट इज़ वैलिड फॉर 6 मंथ। ये 6 माह के लिए वैलिड है। देखिए उसने मैच्योरिटी पीरियड दे दिया, मोस्टली वो क्वेश्चन में दे रहे होते हैं। द होल्डर ऑफ चेक मे गेट कैश बाय डिमांडिंग पेमेंट ओवर द काउंटर ऑफ द बैंकर एंड हुम द चेक इज ड्रॉन ड्यूरिंग दिस टाइम टू पे अ सर्टेन अमाउंट। तो जिसको चेक दिया है वो 6 माह के अंदर अंदर जाएगा, बैंक के काउंटर पे चेक पेश करेगा, वो जो है वो अपनी तसल्ली वगैरह करके उसको अमाउंट दे देंगे, सर्टेन सम ऑफ मनी जो उस पर लिखा हुआ था चेक के ऊपर, वो पैसा आराम से वो रख लेगा। ये थी जो है एग्जांपल। एसेंशियल सारे के सारे बिल ऑफ एक्सचेंज वाले, 2 थोड़े मुख्तलिफ है और तीसरा आधा मुख्तलिफ है। साइन सिर्फ ड्रायर के चाहिए और जो है वो स्पेसिफाइड बैंकर के नाम पे ड्रॉई हमेशा स्पेसिफाइड बैंकर होगा और ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड होगा। चेक नोट ऑपरेटिंग एज असाइनमेंट ऑफ फंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, खासतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिहाज से ये केस स्टडी में भी पूछ सकता है वो आपसे 2 मार्क्स के लिए, कि अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चेक दे दिया 1 लाख रुपए का, तो क्या उसका ये मतलब है 1 लाख रुपए जो हैं वो मिस्टर बी के हो गए? क्या उसका ये मतलब है? 1 लाख रुपया किसके अकाउंट में पड़ा हुआ है? चेक किसने लिखा है? मिस्टर ए ने लिखा है। मिस्टर ए के अकाउंट में 1 लाख रुपया है, उसने 1 लाख रुपए चेक जो है वो मिस्टर बी को लिख के दे दिया, तो अब क्या पैसे उसके हो गए? बिल्कुल भी नहीं। अभी तक वो मिस्टर ए के अकाउंट में है, मिस्टर ए की कस्टडी में है। वो पैसा किसका है? मिस्टर ए का। चेक देने का मतलब ये नहीं है कि आपने 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया है। जब वो चेक जाके काउंटर पे जो है वो पेश करेगा, उस चेक को अप्रूव करके वो आपके अकाउंट से अमाउंट निकाल के उस बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे या उस बंदे को पकड़ा देंगे, उस दिन वो पैसा मिस्टर बी का हो जाएगा। उससे पहले वो पैसा किसका है? मिस्टर ए का है। इससे बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। पहला मतलब तो ये निकल सकता है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चेक दिया, मिस्टर बी चेक लेके गया बैंक में, बैंक वालों ने कहा कि भाई ये चेक ही गलत है, उसके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है। तो अब मिस्टर बी जो है वो वापस मिस्टर ए के पास आएगा। मिस्टर ए की लायबिलिटी अभी तक नहीं उतरी, मिस्टर ए की लायबिलिटी अभी नहीं उतरी। क्यों? क्योंकि चेक देने का ये मतलब नहीं था कि उसने पैसे दे दिए, अमाउंट सेटल हो गई है। पैसे कब देने थे? अमाउंट सेटल कब होनी थी? असाइनमेंट ऑफ फंड्स कब होनी थी? जब पैसे एक्चुअल में ट्रांसफर हो जाने थे। ठीक है, इसका ये मतलब भी निकलता है। लेकिन वो बात जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पढ़ी हुई थी कि डिसऑनर हो जाता है जब चेक, कि भाई उसने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चेक दिया, उसने कहा कि भाई 1 हफ्ते के अंदर अंदर निकलवा लेना, ये 3 माह जो है वो मैच्योरिटी पीरियड है, 3 माह के अंदर अंदर निकलवा लेना, उसके बाद डिसऑनर हो जाएगा। अब 3 माह गुजर गए और उसके बाद मिस्टर ए जो है वो बैंक करप्ट हो गया, उसके पास या उसका अकाउंट जो है वो बंद हो गया किसी भी तरह से, तो मिस्टर बी जो है उसकी लाइबिलिटी, मिस्टर ए की लाइबिलिटी जो है मिस्टर बी पे ख़त्म हो गई। ये डिसऑनर वाला केस हमने 1872 में पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अभी वैसे डिस्कस करने की जरूरत तो मुझे नहीं थी, शायद आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, तो इसको थोड़ा इग्नोर करें, इसी कंसेप्ट पे रहें कि अ चेक ऑफ इटसेल्फ does not operate as an assignment of any part of the fund to the credit of the drawer with the bank। कि भाई चेक देने का मतलब ये नहीं है कि फंड ट्रांसफर हो चुके हैं। चेक देने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि भाई अभी चेक दिया है, जब फंड चेक जो है वो पेमेंट के लिए पेश किया जाएगा बैंक में, वो पेमेंट कर देगा, फंड्स तब ट्रांसफर होंगे। इसकी एग्जांपल देखें, हमें बात मजीद क्लियर हो जाएगी। Adil draws a check of ₹5 million in favor of काशिफ on 1 जुलाई 2021। अदील ने क्या किया? एक चेक ड्रॉ किया 50 लाख रुपए का काशिफ के लिए, काशिफ के फेवर में 1 जुलाई 2021 को। काशिफ डज नॉट बिकम इंटाइटल टू 55 मिलियन रुपीज इन द अकाउंट ऑफ अदील एट द बैंक ऑन जस्ट रिसीविंग दिस चेक। सिर्फ चेक रिसीव करके वो 50 लाख का ओनर नहीं बन गया, अभी 50 लाख उसके नहीं हो गए। कब होंगे? ही मस्ट डिपॉजिट द चेक इन हिज अकाउंट।
उसे चेक जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। एंड व्हेन बैंक ट्रांसफर द अमाउंट टू हिज क्रेडिट, और जब बैंक उसको पैसे दे देगा, चाहे उसके अकाउंट में दे दे, उसे कैश जो है वो काउंटर पे हाथ में दे दे, ही विल बिकम इंटाइटल टू दोज 5 बिलियन, तब वो उन 50 लाख का ओनर बन जाएगा, उससे पहले वो ओनर नहीं बनेगा। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था चेक का, और तकरीबन यही तक पूरा चेक का कंसेप्ट भी है। अब जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक की बात कर रहे थे, तो अब इसके रेफरेंस जो है वो भी उन्होंने दे दिया है, और ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले देखें ड्रॉई लिखा हुआ है, तो भाई हमें पता है चेक में जो है वो ड्रॉई सिर्फ बैंकर होगा, उसमें ड्रॉई कोई भी हो सकता है। पेएबल ऑन डिमांड है, तो हमें पता है भाई चेक पेएबल ऑन डिमांड होगा, पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड। अब इस बात को थोड़ा सा देखें, पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड, जो चेक है वो पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड हो सकता है, क्योंकि चेक हमेशा होते ही पेएबल टू बियरर पेएबल ऑन डिमांड है। चेक हमेशा ही पेएबल ऑन डिमांड होता है, तो ये पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड तो ऑब्वियसली हो सकता है कि भाई जिसके हाथ में चेक होगा वो जाके काउंटर पे पेश करेगा, तो जैसे ही वो काउंटर पे चेक पेश करेगा उसको पेमेंट कर दी जाएगी, उसको फौरन पेमेंट कर दी जाएगी। ये मतलब है पेएबल इन डिमांड। और जो इंस्ट्रूमेंट जिसके हाथ में था वो जाके अगर जो है वो अगर पेई का नाम उस पर नहीं लिखा हुआ, वो जाके पेश कर रहा है, तो पेमेंट उसी को कर दी जाएगी, उसको बिल्कुल पेमेंट कर दी जाएगी उसके उसी वक्त। जो है वो जो भी बंदा बियरर है चेक का, उसको उसी वक्त पेमेंट कर दी जाएगी जब वो चेक पेश करेगा। तो इस तरह से ये बियरर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, लेकिन पेएबल इन ऑन डिमांड जो है ये लाजमी होना चाहिए कि जब भी जैसा ही पेमेंट की जाए जो है वो पेश किया जाए चेक पेमेंट के लिए, उसी वक्त पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। आल्दो वो बियरर को ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, आल्दो उस बंदे को जिसका चेक पे नाम लिखा हुआ है, अकाउंट पेई का नाम लिखा हुआ है, पेई को ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, या पेई का नाम नहीं लिखा हुआ तो जो बंदा चेक लेके गया उसी को ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। लेकिन हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के एक्सेप्शन में ये बात पढ़ी थी कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड कब होगा, सिर्फ दो लोगों को हो सकता है। कौन कौन से? एक बैंक और दूसरा, अगर बैंक को होगा तो वो चेक बन जाएगा, वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं रहेगा। दूसरा वो सिर्फ गवर्नमेंट को हो सकता है। तो किसी भी आम बंदे को बिल ड्रॉ करना, बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड एब्सोल्युटली वॉइड है, ये हम बात कर चुके हैं। इसको सिर्फ आपने एमसीक्यूज के लिहाज से, क्वेश्चन के लिहाज से अपने याद रखना है कि बिल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो पेएबल टू बियरर सिर्फ दो पार्टीज को जा सकता है, एक बैंक को, दूसरा गवर्नमेंट को। इसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड सिर्फ दो पार्टीज को जा सकता है, एक गवर्नमेंट को, दूसरा बैंक को। अगर बैंक को जाएगा तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज यकीनन नहीं होगा, वो चेक ही होगा। उसके बाद एक्सेप्टेंस की बात की कि भाई ड्रॉई के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, उसमें सिग्नेचर नहीं चाहिए होते। उसके बाद स्टैम्प की बात है, भाई चेक में जो है वो कोई किसी स्टैम्प की ज़रूरत नहीं होती, बिल ऑफ एक्सचेंज में प्रॉपर्ली स्टैम्प की ज़रूरत होती है। उसके बाद क्रॉसिंग की बात है, ये क्रॉसिंग की बात ये हम अभी कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्रॉसिंग पे भी है, तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ये सिर्फ चेक में ही होता है, चेक जो है वो क्रॉस किया जा सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रॉसिंग का कोई कंसेप्ट हमने डिस्कस नहीं किया। स्टॉपिंग द पेमेंट ऑफ अ चेक मे बी काउंटर मैंडेड बाय ड्रॉयर। ड्रॉयर बैंक को कॉल करके कह सकता है मेरा चेक जो है वो, जो बंदा चेक लेके आएगा उसको आपने पेमेंट नहीं करनी, अकाउंट मेरा, पैसे मेरे, आपने पेमेंट नहीं करनी। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉयर है वो इस तरह का कोई स्टेप नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? भाई ड्रॉयर तो कर्जदार है, ड्रॉयर ने तो पैसे देने हैं, और ड्रॉयर ने तो उसकी मिन्नतें करा के ड्रॉई को रेफर किया कि भाई ड्रॉई तेरबानी इसको पैसे दे दी, तो वो भाई उसकी कोई हैसियत ही नहीं बन रही ड्रॉयर की। तो वो कैसे फ़ोन करके कहे कि भाई मैं तो तुम्हारे पैसे देने मैं नहीं दूंगा, या ड्रॉई को कह दे कि भाई जो पैसे देने हैं तुमने इसके वो ना देना। ड्रॉई कहेगा कि भाई ये आपको पहले बात करनी चाहिए थी, मैंने अब एक्सेप्ट कर लिया, अब जो है बिल ऑफ एक्सचेंज उनके पास है, वो कोर्ट में जाके मेरे खिलाफ केस करें, मैं जो है वो जेलों के धक्के खाऊँ, आप आराम से इसी में बैठो, ऐसे इतने मज़े नहीं आ रहे, इतनी बात जो है वो मैं नहीं कर सकता। तो इस तरह से यहाँ पर ड्रॉयर के पास अथॉरिटी नहीं है। चेक के केस में ड्रॉयर के पास अथॉरिटी है। चेक के केस में हमें नहीं पता वो उसे कर्जे के पैसे दे रहा है, वो उसे डोनेशन दे रहा है, वो जैसे मर्जी पैसे दे रहा है चेक में। तो जैसे जो अकाउंट है बैंक में वो ड्रॉयर का है,
वो ड्रॉयर का है, पैसे ड्रॉयर के हैं, चेक ड्रॉयर ने ड्रॉ करके दिया है। अब वो किसी को चेक दे देता है, वो बंदा बैंक में जा रहा है, पीछे से वो फ़ोन करके बैंक को कहता है कि भाई रुक जाओ, जो बंदा चेक लेके आए मेरे नाम पे किसी किस्म की कोई चेक की पेमेंट नहीं करनी, तो बैंक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अकाउंट बैंक में उसका, पैसे उसके हैं। तो ये भी केस हो सकता है। यहाँ से 4-5 जो हैं वो डिफरेंस आप लोगों ने अपने जहन में रख लेने हैं। अब जो क्रॉसिंग की बात कर रहे थे, क्रॉसिंग की बात करते हैं। अगर तो आप एक समझदार इंसान हैं, जो कि यकीनन मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान हैं, तो आप जब भी आईडी कार्ड जो है अपना कॉलेज वगैरह में देते होंगे तो उसे क्रॉस करके देते होंगे। क्रॉस करके ना उस पर लाइन सी बनाते हैं और लिख देते हैं ओनली फॉर ऑफिस यूज़, ओनली फॉर कॉलेज यूज़, ओनली फॉर इंडोमेंट फंड यूज़, इस तरह का उस पर यूज़ लिख देते हैं ताकि जो हमारा आईडी कार्ड है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जा सके। 2 लाइनें सी लगा देते हैं या कोई एक लाइन भी लगा देते हैं, तो साथ इस तरह से लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड की कॉपी है जो आई कैब को दी जा रही है, ये सिर्फ इंडोमेंट फंड पर्पज़ के लिए है, या ये सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म पर्पज़ के लिए है। ये जो कॉलेज को दे रहा है आईडी कार्ड की कॉपी, ये सिर्फ ट्रिप पर्पज़ के लिए है। ये कोई भी आपकी जो सैर वगैरह का टूर का इंतज़ाम करते हैं कॉलेजेस, और उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट लेते हैं, ये उस पर्पज़ के लिए है। तो इस तरह की क्रॉसिंग कर दे तो चेक का जो आपकी आईडी कार्ड है उसका गलत यूज़ नहीं हो सकता। सेम केस है चेक का। चेक का गलत यूज़ बचाने के लिए भी उस पर क्रॉसिंग कर दी जाती है। A check is said to be crossed when it bears across its face 2 parallel transverse lines। जिस तरह आईडी कार्ड पे लाइंस लगाते हैं, इसी तरह आप चेक के ऊपर भी भाई 2 पैरेलल लाइंस लगा देते हैं, विच आर यूजुअली ड्रॉन ऑन द लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द चेक। यूजुअली, अमूमन, ज़्यादातर चेक के ऊपर, आईडी कार्ड पे तो चाहे पूरे पे मार दो, वो तो इतना कोई मसला नहीं होता, वैसे लगा तो इस पर भी जहाँ मर्जी दो, लेकिन यूजुअली की बात कर रहे हैं कि अमूमन ये कहाँ पे लगाई जाती है, चेक के लेफ्ट ऊपर कॉर्नर पे 2 लाइन लगा दी जाती हैं। 2 लाइन लगा दी जाती हैं। इसका मतलब होता है कि चेक क्रॉस हो गया। और चेक क्रॉस होने का क्या मतलब है, अब जो बंदा भी चेक लेके आ रहा है ना, चेक ला के बैंकर को देता है, तो वो देखता है ऊपर बैंक क्रॉस है, चेक जो है वो क्रॉस है, वो थोड़ा अलर्ट हो जाता है कि भाई चेक जो है वो थोड़ा जो है वो ज़्यादा ध्यान से देखने वाला चेक है। वो दूसरा काम वो क्या करता है कि भाई उसकी जो पेमेंट है ना वो उसके हाथ में नहीं करता, अलर्ट होने की वजह से, एहतियात की वजह से उसकी पेमेंट हाथ में नहीं देता। यूजुअली अगर कोई बंदा चेक लेके जाए, चेक जमा करवाए, उसको काउंटर पे पेमेंट मिल जाती है, लेकिन जो चेक क्रॉस होगा उसकी पेमेंट काउंटर पे नहीं देगा। तो फिर भाई कहाँ देगा, वो कहेगा अपना अकाउंट नंबर बताओ, आपके अकाउंट में मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। इसका मकसद क्या है कि भाई अगर कल को कोई 2 नंबरी भी निकल आए तो हमें पता हो कि हमने फुला अकाउंट में ट्रांसफ़र की थी, अकाउंट ओनर कौन है, हम उसको ट्रेस कर सकें, उसको पकड़ सकें, उससे पेमेंट निकलवा सकें अगर ये 2 नंबरी भी कल को निकल आए। क्रॉस चेक का बेसिकली ये फ़ायदा होता है। A cross check is a direction to the paying banker not to pay across the counter। ये एक डायरेक्शन है बैंकर के लिए कि भाई काउंटर पे इसकी पेमेंट हरगिज ना करना। ये तो सिंपल क्रॉसिंग की बात है। अगर हम टाइप्स इसकी देखते हैं, द पर्पज ऑफ क्रॉसिंग इज टू डायरेक्ट द ड्रॉई यानी बैंकर टू पे द अमाउंट ऑफ चेक ओनली टू अ बैंकर, so the party who receives the payment can easily be traced। जब वो कहेगा कि भाई अपना अकाउंट नंबर दो, अपने अकाउंट में आपके में मैं ट्रांसफ़र करूँगा, तो ऑब्वियसली वो किसी बैंक का ही अकाउंट होगा, कोई आपका फेसबुक अकाउंट तो वो हो नहीं सकता। तो उसको, इसका मतलब बैंकर का मतलब यहाँ पे बैंक अकाउंट ही जो है वो लिया जा सकता है। तो बैंक अकाउंट में किसी में पेमेंट कर रहा होगा ताकि उसको बाद में ट्रेस किया जा सके। ये है क्रॉसिंग का मकसद और ये होती है क्रॉसिंग। 2 लाइनें लगा देते हैं, पैरेलल लाइंस, मोस्टली लेफ्ट ऊपर कॉर्नर पे। इसका मतलब ये होता है कि भाई अब इसको काउंटर पे पेमेंट नहीं करनी, पेमेंट इसको कहाँ पे करनी है, अकाउंट में करनी है। क्रॉसिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं। डिफरेंट टाइप्स का मतलब है डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटीज़। लो लेवल सिक्योरिटी, थोड़ी हाई लेवल सिक्योरिटी, फुल हाई लेवल सिक्योरिटी। मोस्टली ये अमाउंट से और उसके टाइटल से वेरी कर रही होती है। एनजीओस को दे रहे होते हैं, बड़ी बड़ी अमाउंट्स के दे रहे होते हैं, उन पर ज़्यादा सिक्योरिटी लगा रहे होते हैं, इसको गलत यूज़ ना किया जा सके, एनजीओ का चेक कोई भी यूज़ कर सकता है। इस तरह की डिफरेंट कंडीशन वो कंडीशन के हवाले से होता है।
तो टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग हम देखते हैं। सबसे पहले सबसे लो लेवल की सिक्योरिटी से शुरू करते हैं। द चेक इज सेट टू बी क्रॉस्ड जनरली व्हेन इट बियर्स अक्रॉस इट्स फेस एन एडिशन ऑफ द वर्ड्स एंड कंपनी और एनी एब्रिविएशन ऑफ इट बिटवीन टू पैरेलल ट्रांसफर लाइंस और ऑफ टू पैरेलल ट्रांसफर लाइंस सिंपली। इनका क्या मतलब, उसने कहा ऊपर कॉर्नर पे ना या तो अकेला एंड कंपनी लिख दो या सिर्फ दो पैरेलल लाइंस लगा दो या दो पैरेलल लाइंस लगा के दरमियान में एंड कंपनी लिख दो। तो इसका मतलब है ये जनरल क्रॉसिंग है। इसका मतलब है ये जनरल क्रॉसिंग है। जनरल क्रॉसिंग का मतलब है कि भाई पेमेंट जो है, जो मैंने आपको पीछे क्रॉसिंग का कंसेप्ट समझाया, वो सारा जनरल क्रॉसिंग के लिए बिल्कुल वैलिड है कि पेमेंट जो है वो काउंटर पे नहीं करनी, पेमेंट अकाउंट में करनी है। किसी भी बैंक के अकाउंट में आपने इसकी पेमेंट करनी है। फेसबुक अकाउंट इससे मुराद नहीं है, आपने किसी बैंक के अकाउंट में इसकी पेमेंट करनी है। किस तरह से जनरल क्रॉसिंग होती है सर? 3 तरीके हैं, या तो एंड कंपनी लिख दो कॉर्नर पे, या 2 लाइंस लगा दो सिर्फ, या 2 लाइंस लगा के बीच में एंड कंपनी लिख दो। तो इसका मतलब जनरल क्रॉसिंग है। अपनी ICAP स्ट्रीट टेक्स्ट ओपन करें, वहां पे टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग देखें। जनरल क्रॉसिंग के अंडर एक डायग्राम सी बनी होगी, वहां पे उन्होंने डायग्राम में क्रॉसिंग आपको करके दिखाई हुई है, उसको गौर से देख लें। ये जनरल क्रॉसिंग होती है। उसके बाद स्पेशल क्रॉसिंग। अ चेक इज सेड टू बी क्रॉस्ड स्पेशली वेयर इट बेयर्स अक्रॉस इट्स फेस एन एडिशन ऑफ नेम ऑफ द बैंकर। पैरेलल लाइंस आर नॉट नेसेसरी। या तो 2 पैरेलल लाइंस लगाओ और उसमें बैंकर का नाम लिख दो। क्या नाम? अलाइड बैंक, मिजान बैंक, नेशनल बैंक, पंजाब बैंक। इसका क्या मतलब हो गया? अब मैं आपको नहीं बता रहा, अब अपनी वैसे एस्टिमेशन से सोचें। जनरल क्रॉसिंग में सिर्फ लाइंस लगाई थी, इसका मतलब था अकाउंट में पे करो, किसी भी बैंक अकाउंट में पे करो। जब लाइंस लगा के बैंकर का नाम लिख दिया या वैसे ही बैंकर का नाम लिख दिया, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? सिर्फ इस बैंक के अकाउंट में पे करो, बिल्कुल सिर्फ इस बैंक के अकाउंट में पे करो। तो अगर नेम ऑफ द बैंकर स्पेशल क्रॉसिंग के अंडर भी उन्होंने एक डायग्राम से बना के उसमें स्पेशल क्रॉसिंग आपको दिखाई हुई है, या सिर्फ नेम ऑफ बैंकर लिख दो और या फिर पैरेलल लाइंस लगा के दरमियान में नेम ऑफ बैंकर लिख दो या अकेला नेम ऑफ बैंकर लिख दो, ये स्पेशल क्रॉसिंग हो जाएगी। किसी भी बैंक का नाम लिख दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इफेक्ट ऑफ स्पेशल क्रॉसिंग क्या होगा? व्हेन अ चेक इज क्रॉस स्पेसिफिकली द बैंकर on whom it is drawn shall not pay it otherwise than to a banker to whom it is crossed or his agent for collection। अगर मिजान बैंक का नाम लिखा है तो जो है वो अकाउंट पेमेंट कौन से बैंक में हो रही होगी, कौन से बैंक के अकाउंट में हो रही होगी? मिजान बैंक के अकाउंट में। अलाइड बैंक का नाम लिखा है तो सिर्फ अलाइड बैंक के अकाउंट में हो रही होगी, पंजाब बैंक के अकाउंट में नहीं हो रही होगी। तो यही इफेक्ट होता है स्पेशल क्रॉसिंग का। सिंपल सा कंसेप्ट है। इसके बाद हम आज का अपना आखिरी कंसेप्ट, ये भी इन दोनों चीज़ों की अगर आपको जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग की समझ आ गई है तो ये रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में बी एडिड विद जनरल क्रॉसिंग बाय एडिंग द वर्ड्स अकाउंट पेई और अकाउंट पेई ओनली। जो जनरल क्रॉसिंग थी ना, 2 पैरेलल लाइंस लगा दी थी, अब उसके दरमियान में आपने क्या लिख दिया? अकाउंट पेई या अकाउंट पेई ओनली का लफ्ज लिख दिया। अब जो चेक के ऊपर पेई का नाम लिखा हुआ है ना, सिर्फ उस बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, सिर्फ उसी बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर होगा और दुनिया के किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकता। चाहे कोई भी चेक ले आए, कहीं चुक, चाहे कोई भी इंसान चेक ले आए, वो जो मर्जी कर ले, अगर रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग हुई है, अकाउंट पेई ओनली लिखा हुआ है, तो फिर वो पैसे सिर्फ और सिर्फ उस बंदे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे जो अकाउंट पेई के तौर पे चेक के ऊपर जिसका नाम लिखा हुआ है। When a check is crossed as account payee, it shall cease to be negotiable। कि भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता इसका, अब इसकी जो पेमेंट है वो अकाउंट पेई के ऊपर ही होगी। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द अमाउंट कलेक्टेड ऑन द चेक मस्ट बी क्रेडिटेड ओनली टू द अकाउंट ऑफ पेई नेम्ड इन द चेक। अकाउंट पेई का जो नाम चेक के ऊपर लिखा हुआ है, मैंने जब चेक का स्पेसिमेन बताया वहां पे आपको जगह बताई थी, और बेयर के पीछे पे के आगे एक जो है वो खाली जगह बनी हुई थी, फिल इन द ब्लैंक बनी हुई थी, वहां पे पेई का नाम लिखा जाता है। तो पेई का जो भी नाम लिखा हुआ है उसी बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे।
ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग देखी। यहाँ से आपको मोस्टली डेफिनेशंस आ रही होंगी, इन डेफिनेशंस को आपने याद करना है। उससे पीछे हमने चेक की जो इंट्रोडक्शन देखा, उसमें आपने चेक की डेफिनेशन को याद करना है। उसके एसेंशियल बिल्कुल वही हैं जो बाकी सारी चीज़ें तो तकरीबन उसकी मिलती जुलती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज से। आपने उसका डिफरेंस देख लेना है बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ। उससे पहले हमने टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात की थी, उनकी आपसे 2-2 मार्क्स के लिए डेफिनेशंस पूछी जा रही होंगी। इसके अलावा कोई यहाँ से क्वेश्चन आना एक्सपेक्टेड नहीं है। तो स्मार्ट वर्क करें, अच्छे तरीके से इनको तैयार करें। तो यहाँ से कोई सिनेरियो इस तरह का तो एक्सपेक्टेड नहीं है। यही क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। डिफाइंड रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, डिफाइन जो है वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, डिफाइन टाइम इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह से इन चीज़ों को अच्छी तरह से देख लें, अपने जहन में बिठा लें, याद कर लें। हम इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और कल हम इंशाल्लाह चेक वाला चैप्टर कंप्लीट करके परसों ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और चेक दोनों का टेस्ट कंडक्ट कर रहे होंगे। ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का ही टेस्ट होगा, 30 to 40 मार्क्स का। तो इंशाल्लाह कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।